हेलो दोस्तों, आज अपने बात करेंगे भारतीय कला एवं संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि लगभग सभी प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे वो पीसीएस का हो, किसी भी पीसीएस का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे अदर कोई भी एग्जाम हो। और वो भारतीय कला एवं संस्कृति का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है भारत के अंदर जो मंदिर स्थापत्य कला थी उसका। और मंदिर निर्माण की जो व्यवस्थित शुरुआत जो मानी जाती है वो है गुप्त काल से मानी जाती है। और गुप्त काल की अगर बात करें तो गुप्त काल में जो शुरुआती मंदिर बनाए गए थे वो थे अपेक्षाकृत छोटे बनाए गए थे, और मंदिरों के निर्माण में प्राय पत्थरों का प्रयोग हुआ है। और किंतु जो भित्तरगांव का जो मंदिर है, कई बार पूछ लिया जाता है भी कौन सा मंदिर है जो जिसके निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया है, तो वो था भित्तरगांव का मंदिर। इसी प्रकार पहले जो मंदिर बनाए जाते थे वो प्राय समतल थे, जिनकी छत क्या थी, समतल होती थी। किंतु जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो शिखर युक्त मंदिर है। शिखर युक्त की बात करें अर्थात उसके ऊपर शिखर बना हुआ है, उसके ऊपर आमलक भी रखा हुआ है, ध्वजा लगाने के लिए भी जगह बनी हुई है, इस तरह से। और मंदिर निर्माण की शैलियों की बात करें तो भारत के अंदर 3 प्रकार की मंदिर निर्माण की शैलियां प्रमुख थी, जिसमें उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत के अंदर बात करें तो द्रविड़ शैली, और इसका जो मिश्रित रूप था उसमें बोलते बेसर शैली। कालखंड के हिसाब से बात करें तो अपने जो नागर शैली थी उसका जो कालखंड था वो था 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक। और इसका क्षेत्र की बात करें तो ये थी उत्तर भारत की शैली। कई बार किस एग्जाम में पूछ लिया जाता है भी उत्तर भारत की शैली किस नाम से जानी जाती है, तो वो थी नागर शैली। क्षेत्र की बात करें तो ये हिमालय से मध्य पर्वत विंध्य पर्वत के पहले तक थी। और बात करें भी ये उत्तर भारत के अंदर किन किन क्षेत्रों के अंदर किन किन शासकों के वंश, किस किस शासक के वंश में फली फूली, तो बंगाल के अंदर जो शासक थे वो थे पाल और सेन वंश के समय। उड़ीसा के अंदर जो शासक थे वो थे सोम, चेती, गंगवंश। और मध्य प्रदेश के अंदर चंदेल, कलसूरी, परमार वंश था प्रमुख। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतिहार, गढ़वाल। गुजरात के अंदर तो वो था चालुक्य और सोलंकी। और राजस्थान और दिल्ली के अंदर प्रमुख रूप से थे चौहान वंश। अब बात करें अगर द्रविड़ शैली की, तो द्रविड़ शैली थी वो थी 7वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। और इसका क्षेत्र की बात करें तो ये थी दक्षिण भारत की शैली, जिसके अंतर्गत तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी आंध्र प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वो, और दक्षिणी कर्नाटक का भाग। और इसी प्रकार अगर शासक की बात करें, शासक वंश कौन से थे इस समय, तो वो थे पल्लव, मानचोल, पांड्य, विजयनगर और नायक वंश। शासक वंश का कहने का मतलब है किन शासकों के समय किन राजवंश, कौन से राजवंश थे जिनके समय ये शैलियां फली फूली और इनके अंदर मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद अगर बात करें वेसर शैली की, तो इसके अंतर्गत नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप माना जाता है ये। और इसके अगर कालखंड की बात करें तो ये थी 18वीं से 14वीं शताब्दी तक। क्षेत्र विशेष की बात करें तो ये दक्षिण भारत की शैली मानी जाती है, अर्थात ये विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र में प्रभावी रही। और शासक वंश की बात करें तो मान्यखेत के राष्ट्रकूट, कल्याण के चालुक्य, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय और द्वास समुद्र के होयसल। शासक वंश के अगर बताने का अर्थ है भी, कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मान लीजिए कल्याणी के चालुक्यों यानी कि चालुक्य वंश के समय कौन सी शैली विकसित हुई थी, और या फिर कौन सी शैली फली फूली थी, तो वो थी बेसर शैली। उसी प्रकार मानचोलों के समय द्रविड़ शैली थी, जो इन्होंने अपने मंदिरों का निर्माण करवाया था वो द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही करवाया था। और उसी प्रकार अरे एक और एग्जाम्पल देखें तो गुजरात और राजस्थान के अंतर्गत जैसे चालुक्य, सोलंकी और चौहान हुए, इन्होंने नागर शैली के अंतर्गत जो मंदिर स्थापित किया था वो निर्माण करवाया था। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो कुछ क्षेत्रीय निर्माण कला, मंदिर कला भी प्रमुख थी, जैसे उड़ीसा के मंदिर समूह माने जाते हैं। ये उड़ीसा के जो मंदिर समूह थे वो नागर शैली के अंतर्गत थे। और इन मंदिरों के अंदर अंग की बात करें, इसके अंतर्गत कौन कौन से अंग थे, तो वो थे पिष्ट, तो पिष्ट का बोलते हैं अधिष्ठान, गढ़ी, शिखर बोलते हैं, मस्तक जिसको आमलक बोलते हैं, जगमोहन, मंडप, नट मंडप। जगमोहन के बगल में जो नृत्य हाल होता था उससे बोलते थे
नट मंडप, और आजकल जिसको गर्भगृह बोलते हैं उस समय उसको बोला जाता था देवल या देउल। उसी प्रकार गुज्जर प्रतिहार वंश स्थापत्य कला थी। इस गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापत्य कला सबसे अगर प्रमुख वास्तुशिल्प देखें तो ये ओसिया राजस्थान के अंदर है, जोधपुर के अंदर ओसिया वहां पे। और यहाँ पे जिसमें वास्तुकला की बात करें तो महामारू शैली के अंतर्गत यहाँ पे हरिहर मंदिर का भी निर्माण शामिल किया गया है। ओसिया के जो प्रारंभिक कार्य मंदिर थे निर्माण किया गया था वो था पंचायतन शैली के अंतर्गत। और पंचायतन शैली किसे कहते हैं? जिसमें 4 सहायक मंदिर होते हैं, 4 सहायक मंदिरों से केंद्रीय मंदिर घिरा रहता है, यानी कि चारों तरफ क्या होते हैं, छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं, और बीच में जो होता है वो मुख्य मंदिर होता है, उसे बोलते हैं पंचायतन शैली। ओसिया के जो मंदिर है वो लगभग पंचायतन शैली में बने हुए हैं। फिर आते खजुराहो के मंदिर स्थापित है, और खजुराहो आपको पता है मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में चंदेल शासकों ने नागर शैली के अंतर्गत यहाँ पे निर्माण करवाया था। और खजुराहो के जो मंदिर है उसमें शैव, वैष्णव, जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद आता है राजस्थान के मंदिर समूह, तो ये भी नागर शैली के अंतर्गत आते हैं। और जैन मंदिर स्थापित है, इसके प्रमुख है, इसमें अबू पर्वत के अंदर जो जैन मंदिर स्थानीय है वो सबसे प्रमुख है। पल्लव कालीन स्थापित है, और पल्लव काल अपने पढ़ाई भी कौन सी शैली थी? द्रविड़ शैली। इसके अंतर्गत कुछ क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ। इन पल्लव शासकों ने वास्तुकला की कुछ 4 शैलियां मिलती है इसके अंदर, जिसमें महेंद्र वर्मन शैली थी, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, जैसे मामल शैली जिसको बोलते हैं अपने। और इस शैली के अंदर जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट की जो शैली थी, इस शैली के अंतर्गत रथ मंदिरों का निर्माण हुआ। और ये जो रथ मंदिर थे वे एकाश्म थे, अर्थात एक ही पत्थर से बने हुए थे, एक ही पत्थर से पूरे के पूरे मंदिर को बनाया गया था। इस शैली के जो प्रमुख केंद्र है महाबलीपुरम था। इसके बाद आती है राजसिंह शैली। इस शैली के जो मंदिर थे वो ईंट एवं पत्थरों से बनने लगे थे, अर्थात इमारती मंदिर बनाने लगे थे, जिसमें कांची का कैलाशनाथ मंदिर, महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर जो शोर टेम्पल जिसको बोलते हैं। उसके बाद आते हैं नंदीवर्मन शैली। इस काल में मंदिर अत्यंत छोटे बनने लगे थे, जो पल्लवों के राजनीतिक प्रभाव की सूचित करता है।